हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई को जो अन्य विषय चल रही थी उसको लगातार पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग एक नए सिरे से भूगोल विषय को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपको सब मिला के 4 विषय का अध्ययन करना है, जिसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति और इतिहास का अध्ययन आप सबको करना है। तो सामाजिक विषय किसे कहते हैं? ऐसे भी कोई भी विषय जिसमें समाज के बारे में पढ़ाया लिखाया जाता है उसे हम लोग सामाजिक विषय के नाम से जानते हैं। सामान्य जानकारी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ना कि आपके सिर्फ 9 या 10 के एग्ज़ाम के लिए, बल्कि आने वाले कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही ज़रूरी होती है। और मैं मानता हूँ कि इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, मस्ट है। बिना इसके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना, मैं समझता हूँ, वह नामुमकिन ही है। तो हम सब एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ना केवल पृथ्वी बल्कि आकाश के बारे में, उपग्रह, जल, तमाम जानकारी ग्रहण करते हैं। तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो मैंने बताया भी कि हम लोग आज भूगोल पढ़ने जा रहे हैं। भूगोल के बारे में आपके सीधे सीधे चैप्टर से जुड़ें उसके पहले हम थोड़ा पूर्व ज्ञान को आंकना चाहेंगे। हम आंकना क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि जब यही वर्चुअल क्लासेस नहीं होती हैं, आमने सामने होता है, तो थोड़ा आपका लेवल जानने में आसानी होती है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हम सीधे सीधे कुछ पूर्व ज्ञान यानी जो भूगोल जानने के लिए ज़रूरी होता है और जहाँ से आपका लेसन स्टार्ट है, वह है भारत का स्थिति एवं विस्तार। तो भारत के बारे में जानने से पहले हमको कुछ उसकी बेसिक्स पता कर लेना ज़रूरी होता है। जैसे अक्षांश और देशांतर हो गया, और भूगोल किसे कहते हैं, समय किस प्रकार डिसाइड किया जाता है। तो इन सब के बारे में बेसिक जानकारी जान लेना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम सब बात करेंगे भूगोल के बारे में, आपके चैप्टर से जुड़ेंगे, लेकिन यह वीडियो भूगोल का एक बेसिक वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यह मेरा चैनल है जहां आपको लगभग भूगोल से संबंधित वीडियोस मिलती रहेंगी, और भूगोल के ख़त्म हो जाने के बाद जो भी होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग यहाँ ऑनलाइन हुए हैं, वीडियो में आए हैं भूगोल का अध्ययन करने के लिए। तो भूगोल शब्द से ही आप लोग जानते होंगे, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, भू प्लस गोल अर्थात पृथ्वी गोल है, इसीलिए हम लोग इसको भूगोल कहते हैं। इसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, भूगोल एक यूनानी भाषा के शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। आइए बात करते हैं भूगोल। भूगोल एक हिंदी शब्द है। नोट्स भी आपको बनाना है। देखिए, हेडिंग करिएगा भूगोल और लिखिएगा, भूगोल एक हिंदी भाषा का शब्द है जिसको अंग्रेजी में जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। और जियोग्राफी यूनानी या ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी की व्याख्या करना ही भूगोल कहलाता है। फ्रीमैन तथा राफ के अनुसार
ये भूगोलवेत्ता हैं। फ्रीमैन तथा रॉब के अनुसार पृथ्वी और उस पर दृष्टिगोचर होने वाली सभी बातों या तथ्यों का वर्णन करना या उसके बारे में लिखना ही शाब्दिक अर्थों में भूगोल है। यानी पृथ्वी पर जो कुछ भी पाया जाता है उसके बारे में लिखना, पढ़ना, अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने स्थापित किया। भूगोल को सर्वप्रथम एक अलग विषय के रूप में जिसे स्थापित करने का श्रेय जाता है, उनका नाम है एक यूनानी इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को जाता है। इरेटोस्थनीज ही वे विद्वान हैं जिन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? जियोग्राफिका। जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। 19वीं शताब्दी में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली। भूगोल को पहले उतनी मान्यता नहीं दी गई, लेकिन 19वीं शताब्दी में यानी 1801 के बाद से ही भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली और 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। यानी भूगोल पहले इतना प्रचलित नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने इसके इम्पोर्टेंट को जाना और भूगोल को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया। भूगोल के जनक के रूप में हम लोग हिकैटियस को मानते हैं। एक विद्वान है जिनका नाम है हिकैटियस। हिकैटियस को हम लोग भूगोल के जनक मानते हैं। हिकैटियस। लेकिन अगर कोई पूछे व्यवस्थित भूगोल का जनक, तो अभी मैं बताया हूं उनका नाम है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है, जबकि हिकैटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। और इरेटोस्थनीज ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। और जब बात करते हैं भूगोल की, तो इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे टॉलमी के अनुसार भूगोल पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। अर्थात भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की झलक स्वर्ग में देखता है। यानी भूगोल में सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसके साथ साथ आकाश के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा टॉलमी ने कहा है। और इतना ही नहीं, एक विद्वान है जिनका नाम है स्ट्रैबो। उन्होंने लिखा है, भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। यानी भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें पूरे विश्व का, यानी धरातल का, आकाशीय पिंड, महासागरों, जीव, इन सब का अध्ययन किया जाता है भूगोल के अंतर्गत। तो यह तो एक मोटा सामान्य सा परिचय हो गया भूगोल का। फिर भूगोल को कई भागों में बांटा गया है, जैसे भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। फिर इसको कई उप शाखाओं में, जैसे गणितीय भूगोल, स्थलाकृत भूगोल, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, मृदा भूगोल, तमाम प्रकार के ये सब, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, इसकी उप शाखाएँ हैं। लेकिन हमको यहाँ उसके बारे में जानकारी नहीं बहुत लेना है, हम अपने सिलेबस से जुड़ने की कोशिश मात्र यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम भारत के बारे में बात करें उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अभी कोई पूछे अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, तो आपको सामान्य सी जानकारी रखनी है कि वे रेखाएं जो पृथ्वी पर
पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची जाती हैं उसको हम लोग अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची जाती हैं उसको हम लोग अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखा को इंग्लिश में लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो अक्षांश रेखा है इनकी कुल संख्या 179 होती है। अब कहेंगे एक कैसे, तो इतना तो आपने स्पष्ट कर लिया कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, बाकी अभी उसके बारे में विस्तृत चर्चा बाद में करते हैं। और देशांतर रेखाएं वे रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची जाती हैं उसको हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। इतनी बात उम्मीद करता हूँ स्पष्ट हो गई है कि वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम, इतना जान लीजिए जब आप लोग भूगोल पढ़ने आए हैं तो आपको दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। दिशा का ज्ञान बोले तो जो मैप होता है उसमें दिशा सबसे ऊपर, मैप में जो ऊपर होता है उसको नॉर्थ कहते हैं, यानी उत्तर, नीचे दक्षिण बोले तो साउथ, फिर इधर आपके दाहिने हाथ की तरफ पूरब होता है जिसको इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, और इधर वेस्ट होता है जिसको पश्चिम कहते हैं। यह आपका पश्चिम हो गया, यह आपका उत्तर हो गया, यह दक्षिण हो गया और यह पूर्व हो गया। यह आपका ग्लोब है। ग्लोब पर जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची जाएंगी इसको हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, जबकि जो रेखा उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची जाएगी इसको हम लोग देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई पूछे स्थान का डिसाइड किसको देख करके किया जाता है तो आपका जवाब होगा अक्षांश, और समय का निर्धारण किसके अनुसार होता है तो उसका जवाब होगा देशांतर रेखा। और ग्लोब पर सिर्फ एक अक्षांश रेखा नहीं खींची गई है, ग्लोब पर एक निश्चित क्रम में 90 रेखाएं इधर की तरफ खींची गई हैं और 90 रेखाएं इधर की तरफ खींची गई हैं, और जो बीच में रेखा है इसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और इसको एक निश्चित क्रम में बैठा करके सूर्य के ताप के अनुसार कई कटिबंधों में बांटा गया है। जैसे यहां देखते हैं, यह आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। और एक निश्चित दूरी पर इसमें कई रेखाएं खींची गई हैं, बीच से एक रेखा, फिर एक निश्चित दूरी पर खींचते खींचते इधर की तरफ 90 रेखाएं खींची गई हैं। और विषुवत रेखा के ऊपर यानी उत्तर की तरफ जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं इसको हम लोग उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, उत्तरी अक्षांश। और वे अक्षांश रेखाएं जो दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ खींची गई हैं उसको हम लोग दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानते हैं। इतना दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए कि जो रेखाएं ऊपर की तरफ खींची गई हैं उसको हम लोग उत्तरी अक्षांश और नीचे की तरफ खींची गई रेखाएं दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानी जाती हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ 90 रेखाएं खींची जाती हैं, नीचे की तरफ 90 रेखाएं खींची जाती हैं। इस प्रकार आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि 90, और इसको शून्य अंश के नाम से जानते हैं, फिर 1 2 3 4 इस प्रकार 90, फिर इधर भी 1 2 3 4 इस प्रकार 90 रेखाएं खींचे। 90 90 180 प्लस या शून्य आपके दिमाग में आना चाहिए कि टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं? 181। लेकिन अभी जस्ट मैं पीछे बताया हूं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या
179 ही मानी जाती है। आप कहेंगे एक ऐसा कन्फ्यूजिंग सा जवाब आप दे रहे हैं। नहीं, ये कन्फ्यूजिंग सा नहीं है, यह अस्पष्ट है। आइए जानते हैं क्यों ऐसा कहा जाता है। क्योंकि जब कोई भी गोल चीज है तो इस पर अगर इस प्रकार की रेखाएं खींचते हैं, इस प्रकार की, तो एक समय ऐसा आ जाएगा जब वो आखिरी खींचेंगे वह बिल्कुल बिंदी सी हो जाएगी। तो यह है तो अक्षांश रेखा, लेकिन जनरली इसको काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए 181 माइनस 2। तो आपका जवाब यह आ जाना चाहिए। इसको मैं दिखा देता हूँ स्पष्ट तरीके से। जैसे देख रहे हैं, यह रेखा खींची गई है, यह सब क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। यह अक्षांश रेखा है, यह है, यह है, यह है, यानी पूर्व से पश्चिम की दिशा में जो भी खींचा गया वह अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन जो 90 डिग्री वाला है बिल्कुल अंत में, वह यह है, एक बिंदी सा। इसी प्रकार यहाँ भी, और इसी प्रकार इसके नीचे जब जाएंगे तो पाएंगे 90 अंश। तो इससे क्या डिसाइड होता है, वो जो बिंदी है उसको माइनस कर दें। यह देखिए, और भी स्पष्ट कर लीजिए, यह जो बिंदी है, यह देख रहे हैं लाल हो रहा है, यह वाला एरिया बिल्कुल एकदम बिंदी सा हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं काउंट करते हैं। 181 माइनस 2 यानी टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो मानी जाती है वह 179 मानी जाती है। और अक्षांश रेखाओं में कई गुण होते हैं और इस गुण के अनुसार उसको कई भागों में बांट दिया जाता है, उसको कई भागों में बांटा गया है। जैसे आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, एक सेकंड रुकिएगा। अक्षांश रेखाओं के बारे में इतनी जानकारी उम्मीद करता हूँ स्पष्ट हुई है। और आगे अक्षांश रेखाओं के बारे में, जैसे यह है, तो अक्षांश रेखाओं में जो बीच की रेखा है उसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इतना तो आप लोगों ने जान लिया, लेकिन मुख्य रूप से डिवाइड करने के लिए अक्षांश रेखाओं को अन्य नाम भी दिए गए हैं। जैसे यार टेक्निकल इशू होने के कारण पता नहीं क्यों जूम नहीं हो पा रहा है, इसको हम नहीं यहाँ पे दिखा सकते, तो थोड़ा समय दीजिएगा इसे। चलिए, यह आ गया, समझते हैं। एक सेकंड, कुछ यह देख रहे हैं, हाँ, यह आपकी भूमध्य रेखा है, 0 अंश है। यह आपकी भूमध्य रेखा है। पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और हमने कहा निश्चित अंतराल पर, अंश पर, इसको हम लोग 90 अंश में बांटते हैं। जो बिल्कुल ऊपर है वह उत्तरी है और जो नीचे है वह दक्षिणी है। लेकिन इसी क्रम में जब हम 1 2 3 4 5 इस प्रकार की अंश की रेखाएं खींचते चलते हैं, तो जो 23.5 अंश डिग्री वाली रेखा होती है, इसको हम लोग, या कितने अंश पर है, 23 सही 1/2 अंश पर है, इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन जो रेखा, या तो बात हो गई उत्तर की, उसी प्रकार दक्षिण में भी 1 2 3 4 5 करके खींचे जाते हैं। उसी प्रकार दक्षिण में जो 23.5 डिग्री की रेखा होती है, 23 सही 1/2 की, उसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और इन दोनों रेखाओं की बीच का जो स्थान होता है, इन दोनों रेखाओं के बीच जो स्थान होता है उसको हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यह जो स्थान है पूरा, इसको किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध।
उष्ण कटिबंध, इसको हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों की तरफ बढ़ने के बाद 66.5 डिग्री, 66 सही 1/2 अंश पर एक रेखा मिलती है, जिसको हम लोग उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। और उसी प्रकार नीचे की तरफ जो रेखा मिलती है 66 सही 1/2 अंश पर, उसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। और इनके बीच का जो क्षेत्र होता है, यह पूरा क्षेत्र, यह वाला, यह पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। इन दोनों को, इसको और इसको किस नाम से? शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। हाँ, अंतर इतना है कि यह उत्तर में पड़ता है, इसलिए उसको हम लोग उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और यह दक्षिण में पड़ता है, इसलिए इसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार 66 से लेकर के 90 अंश दक्षिणी ध्रुव तक जाने पर इसको हम लोग दक्षिणी शीत कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी शीत कटिबंध। और इसी प्रकार ऊपर जो है 66.5 से 90 अंश तक जाने पर इसको हम लोग उत्तरी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? शून्य अंश से लेकर 23 सही 1/2 अंश, इसके बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। एक अलग पेज पर समझते हैं इसको। शून्य अंश से 23 सही 1/2 अंश तक, यह क्या है आपका? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, याद रखिएगा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध के नाम से जानते हैं, और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जानते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे, और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध। ठीक है, तो 0 से 23 अंश डिग्री के अंतर्गत उष्ण कटिबंध, फिर 23 सही 1/2 से 66 सही 1/2 तक क्या है? शीतोष्ण कटिबंध है। और 66 सही 1/2 से 90 अंश तक क्या है? यह 90 अंश तक यह क्या है? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, याद रखिएगा, यह जो है, मैं दोनों ध्रुवों की बात कर रहा हूं, दोनों ध्रुवों यानी उत्तर भी दक्षिण भी। जब इसको उत्तर के तरफ में समझते हैं तो यह जो है कर्क रेखा हो जाता है, और दक्षिण के सेंस में समझते हैं तो यह मकर रेखा हो जाता है। जब इसको जो है उत्तर के उत्तर की तरफ मानकर समझते हैं तो यह उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है, और दक्षिण के सेंस में यह दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है। सेम वही यहाँ भी उत्तर के सेंस में उत्तरी शीत कटिबंध, और दक्षिण के सेंस में यह दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक। अच्छा, इसको नाम किस आधार पर दे दिया गया? क्योंकि जो सूर्य होता है, सूर्य की रोशनी वर्ष में 2 बार यहाँ पर डायरेक्टली पड़ती है। इस क्षेत्र में 2 बार डायरेक्टली पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है उसको उष्ण नाम दिया जाता है।
और चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसलिए यहाँ तो सीधी रोशनी सूर्य की पड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर नहीं पड़ पाती है। तो इस एरिया में नहीं पड़ पाती है, इसलिए इसको हम लोग शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। किस कटिबंध के नाम से? शीत कटिबंध। ऊपर भी नीचे भी। हाँ, उत्तर है तो उत्तरी शीत कटिबंध और नीचे है तो दक्षिणी शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। लेकिन यह उष्ण हो गया या शीत हो गया, लेकिन जो यह वाला क्षेत्र बच जाता है नीचे, और ऊपर जो यह वाला क्षेत्र बच जाता है, वहाँ पर इस जलवायु के भी कुछ गुण पाए जाते हैं और इस क्लाइमेट के भी कुछ गुण पाए जाते हैं। इसलिए इन दोनों का मिक्स होता है, इसलिए इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है बीच में, यहाँ पर बिल्कुल हमेशा ठंडी रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, लेकिन इस बीच वाले क्षेत्र में इन दोनों का मिक्स होता है, यानी ना तो ज़्यादा गर्मी ना तो ज़्यादा ठंडी, इसलिए इसको हम लोग शीत उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। शीत भी है मतलब ठंडी भी है, उष्ण भी है, गर्मी भी है, दोनों पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ अक्षांश रेखा के बारे में क्लियर है। अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची गई रेखाएं हैं। इनकी कुल संख्या 189 होती है, 79 होती है। और इसको ग्लोब पर 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उत्तर में, उसको कर्क, नीचे है दक्षिण में उसको मकर रेखा, जो 66 अंश उत्तर में है उसको जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त, नीचे है दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, यहाँ पर बिल्कुल बर्फ है ऊपर नीचे। बीच वाला यह जो क्षेत्र बच जाता है, यहाँ पर दोनों के गुण पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं देशांतर रेखाओं के बारे में। वे रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची जाती हैं, या देखिए उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची जाती हैं, उसको हम लोग देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। इन्हीं देशांतर रेखाओं के द्वारा किसी स्थान के समय को डिसाइड किया जाता है। समय बोले तो जैसे हमारे यहाँ इस समय कितने बज रहे हैं? 11:45 हो रहा है। इस समय 11:45 हो रहा है। लेकिन आप लोग सुनते हैं जब भारत में दिन होता है, अमेरिका में रात होती है, वहाँ के कुछ और बज रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में यह बिल्कुल एक भावना सी आती है कि वहाँ पर कितना बज रहा होगा, ऐसा क्यों होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश प्रत्येक जगह एक समय नहीं पहुँचता है। पृथ्वी के आधे भूभाग पर सूर्य की रोशनी पहुँच पाती है, जबकि आधे भूभाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। जिस भूभाग पर पहुँच पाती है वहाँ पर दिन होता है, और जहाँ पर नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर रात्रि होती है। क्योंकि हमारी पृथ्वी अपने स्थान पर लगातार क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। लगातार पृथ्वी अपने स्थान पर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में यह पृथ्वी आपकी घूम रही है। इसलिए किसी को समय के बारे में दिक्कत ना हो घड़ी देखने में, तो भूगोलवेत्ताओं ने इसके लिए एक उपाय निकाला और ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींच दी गई। यह रेखाएं देखिए पृथ्वी पर वास्तव में थोड़े नहीं खींची गई हैं, ये सब काल्पनिक हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे भूगोलवेत्ताओं ने अपनी सुविधा के लिए इसको एक मान लिया कि ऐसी रेखाएं पृथ्वी पर खींच दी जाती हैं। तो कोई आपसे पूछे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो वे रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में खींची गई होती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, यानी दो रेखाओं के बीच में समान अंतर नहीं होता है। इसलिए आप लोग देखिए ना, यहाँ पे यह रेखा, इसको मान लेते हैं कि यह बीच वाली रेखा है, लेकिन जो यह दूसरी रेखा चालू हो रही, देखिए यहाँ से कुछ कम अंतर है, बीच में कुछ ज़्यादा हो गया, यहाँ कम अंतर है, यहाँ ज़्यादा हो गया, इसलिए समान अंतर तो नहीं है। दो देशांतर रेखाओं के बीच में हमेशा समान अंतर नहीं होता है।
ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। देखिए यहाँ रेखा मिल गई, फिर यहाँ से जो रेखा निकल रही है वह देखिए यहाँ पर मिली हुई है, यहाँ पर मिली हुई है, लेकिन यह भी मिली हुई है, बशर्ते ये वाला भूभाग दिखाई नहीं दे रहा है। यानी बीच में जो बीच वाला क्षेत्र होता है, भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र होता है, वहाँ पर ये रेखाएं सबसे ज़्यादा दूरी पर होती हैं। लेकिन जैसे जैसे उत्तर दक्षिण में बढ़ती हैं ध्रुवों की तरफ, इसको ध्रुव के नाम से जाना जाता है। अभी हमने बताया ना ध्रुव, ये क्या है, ध्रुव है, वही सेम चीज़ है। तो ध्रुवों पर ये रेखाएं मिली होती हैं, लेकिन बीच में नहीं मिल पाती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, 32 किलोमीटर होती है। वहीं अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक ना, 111 किलोमीटर या 111.32 किलोमीटर होती है। देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी। इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मत से यह निश्चय किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। देखिए अब कोई भी एक गोल सा भूभाग हो या आपका कोई भी एक बिल्कुल गोलाकार कोई बर्तन हो, कोई पिंड हो, और उस पर जो है आप इस प्रकार की रेखाएं खींच दीजिए, जैसे यहाँ पर खींची गई है। इस प्रकार की रेखाएं खींच दीजिए तो आपको एक कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो जाएगी कि यह जो है कहाँ से शुरुआत करें, किसको एक माने किसको दो माने, फिर आप भूल जाएंगे। इसलिए भूगोलवेत्ताओं ने डिसाइड किया कि ग्रीनविच एक वेधशाला है जो कहाँ पर स्थित है, लंदन में स्थित है। उसको हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए यह देख लीजिए, यह आपका मैप है। यह आप लोग देख रहे होंगे जो यह रेखा डॉट डॉट करके है, यह डॉट डॉट करके कुछ दिख रहा है, यह वाला यहाँ डॉटेड है। यह जो है इंग्लैंड के लंदन नामक शहर से गुजरती है यह रेखा। इसको 0 मान लिया भूगोलवेत्ताओं ने। उसके बाद 180 और 180 इधर पूरब और पश्चिम दोनों की तरफ बीच में हो गई एक 0 अंश वेधशाला। इसके 180 अंश इधर और 180 अंश इधर रेखाएं खींच दी गई। यानी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। कहेंगे यह शून्य 180 इधर 180 इधर, इस प्रकार से 61 होना चाहिए, 361 होना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 180 ये दोनों जो 180 यह है, 180 यह भी है। तो यह रेखाएं जब बिल्कुल फोल्डेड हो जाएंगी तो एक हो जाती हैं। इसलिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। समय के अनुसार पूरी पृथ्वी को 360 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है, 360 भागों में बांट दिया गया है। और एक अंश देशांतर चलने पर 4 मिनट का अंतर होता है। यानी दो देशांतर रेखाओं की जो 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है, उसमें कितने मिनट का अंतर आ जाता है, 4 मिनट का अंतर आता है। तो इस अनुसार आप समझ सकते हैं कि यदि एक देशांतर चलने पर 4 मिनट का अंतर होता है तो कुल देशांतर रेखाएं 360 हैं। 360 में अगर आप 4 से भाग देते हैं तो कितना मिलता है, आप लोग इसके बारे में भाग कर लीजिए कि जब हम लोग 360 में 4 का भाग देंगे तो आपका जवाब क्या होगा। छोटे से 360 में 4 से क्यों भाग करें, इसको थोड़ा अन्य तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ एक अंश पे 4 मिनट का अंतर निकलता है, तो इस अनुसार आप अगर 15 अंश चलते हैं तो 15 अंश चलते हैं तो 60 मिनट का अंतर मिल जाएगा। एक अंश पे 4 मिनट का अंतर निकलता है तो 15 अंश चलने पर 15 अंश चलने पर कितना हो जाएगा,
60 मिनट का अंतर निकल आएगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 60 मिनट 15 अंश बराबर क्या होता है? 1 घंटा मिल जाएगा आपको। तो इस अनुसार पृथ्वी को इसमें देशांतर में डिवाइड कर दिया गया समय की सुविधा को देखते हुए। तो जो यह ग्रीनविच शहर है, ग्रीनविच लंदन में स्थित है, तो यहाँ से अगर हम भारत के समय का निर्धारण करें तो यह 0 है, और जो भारत का मानक यामोत्तर है वह 82 है। सॉरी, 82 अंश है। तो अभी जस्ट मैंने कहा कि 15 पर कितना मिनट? 60 मिनट। तो 82 पर कितने मिनट? 82 पर कितने मिनट मिल जाएंगे आपको? इसमें जो है 15 से अब भाग कर दीजिए। 15 से भाग करेंगे तो यह आपको मिल जाएगा सीधे सीधे 15 पचे 75, 5 घंटा, और बच गया 7.5। तो दशमलव, और फिर कितनी बार जाएगा? वही 1/2। 15 सही 1/2 आ जाएगा, यानी 5.5 घंटा। हमारा जो भारत है यह पूर्व में स्थित है। आप कहेंगे कैसे पूर्व में स्थित है? या देखिए, अभी तो हमने इसके पहले पढ़ा था अक्षांश रेखाएं, जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा देशांतर रेखाएं, जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में होती हैं। हमने कहा कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसके उत्तर में ऊपर के जो हैं वो सब उत्तर के नाम से जानते हैं, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और नीचे की तरफ दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो इस अनुसार अक्षांश रेखा के अनुसार आपका जो भारत है वह कहां पर स्थित हो गया? सॉरी, यह रेखा आपकी नहीं है, गलती से इसको मैं खींच दिया। इसको मान करके भूमध्य रेखा उसके नीचे थी, उसके नीचे थी। यह देखिए, यह जो डॉटेड है वह भूमध्य रेखा है, नहीं तो हम भूमध्य रेखा को भारत से गुजार देंगे। यह देखिए, यह आपका 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। भारत यहाँ पर स्थित है, तो भारत इसके ऊपर स्थित यानी उत्तर में स्थित है। उसी प्रकार जो देशांतर रेखा है ग्रीनविच वाली, वह यहाँ पर स्थित है, और भारत इसके इधर दाएं तरफ यानी पूर्व में स्थित है। इस प्रकार कोई पूछे भारत पर ग्लोब की स्थिति क्या है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि अक्षांश के अनुसार यह उत्तर में है, जबकि देशांतर के अनुसार पूरब में है। तो भारत पूरब में है। तो अभी मैं पीछे यह भी बताया कि पृथ्वी आपकी पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करती है। जब पश्चिम से पूर्व की तरफ आपकी पृथ्वी गति करती है, तो जब आप पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो ग्रीनविच पर जो समय होगा आप उससे आगे बढ़ते जाते हैं। यानी इस रेखा से जब इस रेखा के बीच आप एक अंश तय करते हैं, तो 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट करते करते 180 अंश तक जाएंगे। तो यहाँ हर एक अंश पर आपको 4 मिनट प्लस होता नजर आएगा, 4 मिनट प्लस होता नजर आएगा। जबकि इससे अगर आप इस तरफ चलते हैं तो हर एक देशांतर रेखा पर -4 -4 -4 होता हुआ नजर आएगा। यानी पश्चिम में जाने पर समय घटता है और पूरब में जाने पर समय बढ़ता रहता है। मान लीजिए यदि यहाँ पर दिन के 12 बज रहे हैं, तो आपके भारत में, आपका यह भारत है, देख रहे हैं, आपके भारत में जो रेखा है 82.5 डिग्री, उस पर शाम के 5:30 हो रहे होंगे, क्योंकि 5.5 घंटा ना आगे है।
भी मैं यहाँ पे बताया था 5.5 घंटा आगे है। क्यों 5.5 घंटा आगे है? क्योंकि भारत का जो मानक समय है वह 82 सही 1/2 डिग्री है। और हाँ, इतना ध्यान रखिएगा, बीच में वाला डिसाइड किया जाता है। देखिए, इसको नहीं माना गया, ना ही इसको माना गया, या बीच वाले को डिसाइड किया गया 82 सही 1/2 को। जबकि भारत का सबसे पूर्वी छोर जो गुजरात में स्थित है, गौरमाता के नाम से इसको जानते हैं, और जो सबसे पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग जो गुजरात में स्थित है और गौरमाता के नाम से इसको जानते हैं, या गुजरात में स्थित है। उसी प्रकार जो सबसे पूर्वी भाग है या अरुणाचल प्रदेश में है, इसको किबिथ के नाम से जानते हैं। देखिए, पश्चिमी भाग गौरमोता, और जो सबसे पूर्वी भाग है इसको किबिथु, किबिथु के नाम से जानते हैं। किबिथु के नाम से इसको जानते हैं। तो इस प्रकार भारत का जो विस्तार है 68 से लेकर 97, 68 अंश पूर्वी देशांतर से 97 अंश पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार है। तो भारत का विस्तार लगभग आप लोग देखेंगे तो लगभग 30 अंश तक है। भारत का विस्तार लगभग 30 अंश तक है। और हमने बताया था कि 15 अंश पर ही 1 घंटे का अंतर आ जाता है, जबकि भारत का विस्तार 30 अंश तक है। तो इस प्रकार 15 दूनी 30, भारत के पूर्वी और पश्चिमी भूभाग में 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा। अगर हम देशांतर रेखा के अनुसार देखें तो जब यहाँ पर 12 बजे तो यहाँ पर 2 बजे, यहाँ पर 12 बजे तो यहाँ 12, यहाँ पर 2। मैंने क्यों कहा कि यहाँ पर 12 बजे तो यहाँ पर 2 बजे? क्योंकि जब हम ग्रीनविच से आगे बढ़ते हैं तो हमेशा 4 प्लस होता है, 4 प्लस होता है। 4 प्लस होने मतलब 4 मिनट प्लस होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जब 30 डिग्री क्रॉस करना है, हमेशा 30 डिग्री पर 4 मिनट प्लस होता रहेगा। तो 4 गुणे 30 कर लीजिए, 4 तिहाई 12 बराबर 120 मिलेगा। कितना मिलेगा? 120 मिनट मिल जाएगा। 120 मिनट में 2 घंटा होता है, अर्थात भारत के पश्चिमी और पूर्वी भूभाग में 2 घंटे का अंतर मिलना चाहिए देशांतर के अनुसार। लेकिन चूंकि भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली 82 सही 1/2 के अनुसार ही पूरे भारत के समय का निर्धारण किया जाता है, इसलिए सामान्यतः कोई डिफरेंस घड़ी में नहीं मिलता है। लेकिन सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वह आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है, और उसके 2 घंटे बाद आपके गुजरात में होता है। तो यह जानकारी आपके सिलेबस में नहीं थी, लेकिन आपके सिलेबस से जोड़ने के लिए हमको यह सब जानकारी देनी पड़ी। याद रखिएगा, भारत के मध्य भाग इलाहाबाद के मिर्जापुर नैनी से होकर गुजरने वाली यामोत्तर रेखा को स्थानीय समय को देश के मानक समय के रूप में जाना जाता है। यानी मानक समय भारत का 82 सही 1/2 अंश है। 82 सही 1/2 अंश है, जो 5.5 घंटा आगे है। किससे? लंदन से। लंदन से 5.5 घंटा आगे है। तो उम्मीद करता हूँ यह सब आपके समझ में आया होगा। अक्षांश, देशांतर, कटिबंध, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, यह सब आप समझ गए होंगे। भूगोल के पिता को समझ गए होंगे। भूगोल की खास परिभाषाएं आप लोग याद कर लेंगे। इसका नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, PDF इसका। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।